मेक इंडिया एक फेडरल कंट्री, उसको समझने के लिए हम लोग कहाँ गए बच्चा? संविधान में। अंकित आवाज़ कर रहे हैं आप, लाइव वीडियो में आ रहा है, आपके पेरेंट्स को भी भेज देंगे, ठीक है? कोई दुविधा है तो बताइए। कैमरा उधर घुमा है, जनता को भी दिखाएं। लिसन, हमें तो नहीं लग रहा, हमको तो गर्मी लग रहा है। देखिए यहाँ बच्चों को ठंडा लग रहा है, बंद कीजिए यार ऐसे, फैन ऑन कर दीजिए। एसी कम कर दीजिए। अच्छा इसको टेम्परेचर को बढ़ा दीजिए, बंद कर दीजिए। अरे भाई हमें गर्मी लग रहा है, फैन तो ऑन कीजिए। हाँ बंद कर दीजिए, सही है भाई, मेरा भी तो बिजली बचेगा ना। गुड गर्ल, ठीक है। देखिए बच्चा, लिसेन लिसेन, कीप साइलेंट। यहाँ देखिए, फिर से आते हैं हम लोग। तो इंडिया छोटी, यहाँ देखने बोल रहे हैं ना, इंडिया का जो हुआ पार्टीशन, आज़ादी के बाद, इंडिपेंडेंट का एक ब्लडी पार्टीशन होता है। ब्लडी पार्टीशन के बाद इसमें 10 लाख लोग मरते हैं। उसके बाद प्रिंसली स्टेट भी बहुत सारा रह जाता है, जिसको भारत को अपने में मिलाना होता। तो भारत जब वो प्रिंसली स्टेट को अपने में मर्ज कर रहा था, तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, भारत को, इंडिया को डिक्लेयर किया यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट। क्योंकि भारत प्रिंसली स्टेट को अपने में ऐड कर रहा था, तो भारत का संविधान इंडिया को क्या घोषित करता है बच्चा? यूनियन ऑफ स्टेट। यहाँ पर किसी प्रकार का फेडरलिज्म वर्ड का, फेडरेशन वर्ड का इस्तेमाल भारत का संविधान नहीं करता, ठीक है? मतलब इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरलिज्म और फेडरेशन नाम का कोई भी वर्ड नहीं है। भारत का संविधान भारत को क्या घोषित किया है? यूनियन ऑफ स्टेट घोषित किया है बच्चा, ठीक है? लेकिन यूनियन ऑफ स्टेट घोषित करने के बावजूद ये यूनियन ऑफ स्टेट सारा क्राइटेरिया किसका फॉलो करता है? फेडरलिज्म का, फीचर्स का क्राइटेरिया को फॉलो करता है। अब हम लोग एक एक एग्जाम्पल करके देखेंगे। अभी हम लोग 7 फीचर्स देखे थे ना, 7 फीचर्स को इंडिया को रिलेट करेंगे। यहाँ पर इंडिया को रिलेट किया जाएगा कि 7 फीचर्स इंडिया में रिलेट होता है कि नहीं है, और तभी जाकर हम क्या बोलेंगे, इंडिया क्या है? फेडरल कंट्री। सारा फीचर्स मैच करेगा तब ना। देखिए पहला फीचर्स इसमें क्या था? पहला फीचर्स हम लोग क्या पढ़े थे? 2 एंड मोर देन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। तो भारत में क्या है? भारत में है सेंट्रल लेवल और स्टेट, और बाद में तीसरा भी गवर्नमेंट आ गया, लोकल गवर्नमेंट आ गया। मतलब 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट। पहले था 2 टायर ऑफ गवर्नमेंट, और उसके बाद क्या आ गया? 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट। तो लोकल गवर्नमेंट में 2, एक क्या हो गया? गांव में उसको बोलते हैं पंचायत, शहरों में क्या बोलते हैं? म्यूनिसिपैलिटी, है ना? गांव में पंचायत और शहरों में म्यूनिसिपैलिटीज बोला जाता है। बात समझे? तो ये हो गया आपका क्या? पहला क्राइटेरिया फॉलो कर दिया। इंडिया को फेडरल कंट्री बोलेंगे तो व्हाट मेक इंडिया फेडरल कंट्री? तो पहला पॉइंट मिल गया आपको कि इंडिया फेडरल कंट्री इसलिए है कि जो पहला फीचर्स है कि 2 एंड मोर देन 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट, उस क्राइटेरिया को फॉलो करता है। भारत में भी फर्स्ट टायर गवर्नमेंट है, सेकेंड लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, और बाद में 3rd लेवल ऑफ गवर्नमेंट को भी ऐड कर दिया। इसलिए हम भारत को फेडरल कंट्री मान सकते हैं, बोल सकते हैं। सेकेंड फीचर्स क्या था? 2 एंड मोर देन लेवल ऑफ गवर्नमेंट गवर्न ऑन सेम सिटीजन विद देयर स्पेसिफिक पावर। उसका अलग अलग अपना अपना पावर के साथ एक ही पे गवर्न करता है। तो भारत में भी क्या हुआ बच्चा? अलग अलग जो पावर है, सेंट्रल है और स्टेट है, इसका अपना अपना पावर है। क्या है? अपना अपना पावर। तो जो सेंट्रल के पास पावर होता है उसको बोलते हैं यूनियन लिस्ट। क्या बोलते हैं? यूनियन लिस्ट। स्टेट के पास जो पावर होता है उसको बोलते हैं स्टेट लिस्ट। और जो काम दोनों के पावर में आता है उसको हम लोग बोलते हैं कंकरेंट लिस्ट। क्या बोलते हैं बच्चा? कंकरेंट लिस्ट। तो सेकंड क्राइटेरिया भी फॉलो कर दिया। क्या फॉलो किया? कि दोनों के पास, सेकंड में क्या था कि एक ही सिटीजन पे गवर्न करेगा विथ देयर स्पेसिफिक पावर। तो यहाँ पर क्या देखने के लिए मिल गया? भारत भी भाई फेडरल कंट्री इसलिए है क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट के पास अपना स्पेसिफिक पावर है। तो सेंट्रल के पास पावर है उसको क्या कहते हैं? यूनियन लिस्ट। स्टेट के पास जो पावर उसको क्या कहते हैं? स्टेट लिस्ट। और जो पावर दोनों के पास में कंबाइंड है, कुछ क्षेत्र ऐसा है जो दोनों के पास है, उसको क्या बोलते हैं? कंकरेंट लिस्ट। बात समझ में आ गया? अब जैसे देखिए क्या क्या है यूनियन लिस्ट में। जैसे कि हो गया आपका बच्चा बैंक। तो बैंक किसका है?
यूनियन लिस्ट में आएगा सेंट्रल गवर्नमेंट। फॉरेन अफेयर, दूसरा क्या होता है? फॉरेन अफेयर, विदेश विभाग। डिफेंस, ये सभी किस में आ जाएगा? सेंट्रल में। करेंसी किस में आ जाएगा? सेंट्रल में। अभी देखिए रिसेंट में बहुत सारा जो कंट्रोवर्सी चलता है, आप देखे होंगे कि हिंदी लैंग्वेज को साउथ में कालिक से पोता जा रहा है, उसको पेंटिंग किया जा रहा है जगह जगह पर, सुने हैं कि नहीं? बराबर कंट्रोवर्सी होता है। बंगाल में जाइए तो कहता है कि बंगला बोलो, महाराष्ट्र में जाइए तो कहता है कि मराठी बोलो, कर्नाटका में जाइए तो बोलता है तो कन्नड़ बोलो, तमिलनाडु में जाइएगा तो बोलता है तमिल बोलो, आंध्र प्रदेश में जाइएगा तो बोलेगा तेलुगु बोलो। मतलब अलग अलग राज्यों में उसको दबाव डाला जाता है कि ये बोलो, नफरत करता है हिंदी से। और वहाँ पर क्या किया गया? हिंदी को मिटाने का काम किया जा रहा है, हिंदी को विरोधाभास किया जा रहा है। लेकिन अभी हम बताएं, करेंसी किसके हाथ में और बैंकिंग किसके हाथ में है? सेंट्रल गवर्नमेंट। और आप देखे होंगे नोट जो रहता है उसमें क्या लिखा रहता है? मुख्य रूप से बोल्ड लैंग्वेज में क्या लिखा रहता है? कौन सा लैंग्वेज? इंग्लिश और हिंदी। 500 रुपीज़ रहता है और 500 रुपया। हम कहना चाहते हैं कि जो इतना ही दिक्कत है तो सैलरी जो मिलता है आपको पेंट कर दीजिए, 500 रुपया को क्या कर दीजिए? पेंट कर दीजिए, उसके बाद चलाइए। ज़्यादा हिंदी से नफरत है, उस नोट को तो रख लेते हैं और चलते हैं स्टेशन पे और पोस्टर पे पेंट करने के लिए, है ना? मतलब मीठा क्या होता है? मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू, ऐसे ही होता है ना? ऐसे ही कुछ प्रोवर्ब्स होता है। अब तो शायद मतलब कुछ हम मिस्टेक कर गए होंगे, लेकिन ऐसा ही कुछ है। लिसन, ऐसे ही होता है कुछ। लिसन, तो सेंट्रल में क्या होता है बच्चा? बैंक हो गया, करेंसी हो गया, फॉरेन अफेयर हो गया, डिफेंस हो गया। अब देखिए रिसेंट में भारत और पाकिस्तान में युद्ध हुआ, 4 दिन का युद्ध, छोटा सा युद्ध चला। तो क्या कौन तय किया? सेंट्रल गवर्नमेंट तय किया कि हमारा स्टेट तय किया? दोनों तय किया। यूपी को मतलब था, बिहार को मतलब था कि कब हमला करना है, कैसे हमला करना है? नहीं, वो डिफेंस का है, केंद्र समझेगा कब हमला करना है, कैसे हमला करना है। नरेंद्र मोदी जी समझेंगे, नीतीश कुमार को मतलब नहीं है, योगी आदित्यनाथ को मतलब, योगी आदित्यनाथ को मतलब होता तो पूरा पाकिस्तान। अरे भाई इसलिए बोल रहे हैं कि पूरा अकेला यूपी पूरा पाकिस्तान की जीडीपी से ज़्यादा है, पूरा अकेला यूपी पाकिस्तान की आबादी से ज़्यादा है। तो आबादी में, पॉपुलेशन में भी ज़्यादा और जीडीपी में भी ज़्यादा। तो पाकिस्तान को तो अकेले यूपी संभाल लेगा, अकेले संभालेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। बांग्लादेश तो बिहार बांग्लादेश तो बिहार लपेट लेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ अंकित कुमार, आप सवाल करेंगे आपसे, तो आप अब बताइए यूनियन लिस्ट में क्या क्या आता है? बैंकिंग, करेंसी, फॉरेन अफेयर, डिफेंस, ये सब किस में आता है? बैंकिंग। अब स्टेट लिस्ट में क्या क्या आता है? तो स्टेट का पुलिस होता है। स्टेट का क्या होता है बच्चा? पुलिस। अब देखिए बिहार पुलिस अलग होता है, यूपी पुलिस अलग होता है, दिल्ली पुलिस, मतलब अलग अलग राज्य अलग अलग पुलिस। ये सब्जेक्ट सेंटर का नहीं है। वो किससे पावर हैंडल होता है बच्चा? बिहार पुलिस किससे होगा हैंडल? स्टेट गवर्नमेंट से होगा, उसको सेंट्रल से कोई मतलब नहीं है। एग्जाम्पल देखिए, सीबीआई एक बहुत बड़ा संस्था है केंद्र सरकार का, है ना? सीबीआई है ना? सीबीआई एक छापा मारने के लिए गया बंगाल में, बंगाल में एक छापा मारने के लिए जाता है। और जब बंगाल में छापा मारने के लिए जाता है, ममता बनर्जी को ये पसंद नहीं आता कि बंगाल में क्यों आ गया सीबीआई, क्योंकि उसके रिश्तेदार के यहाँ छापा पड़ रहा था। वो बंगाल पुलिस को ऑर्डर दी कि अरेस्ट करो। बंगाल पुलिस सीबीआई के ऑफिसर को अरेस्ट कर लिया। कि सीबीआई का ऑफिसर है, उसको अरेस्ट कौन कर लिया? बंगाल पुलिस कर लिया। तो मतलब इससे पता चलता है कि पुलिस क्या है? स्टेट का। और क्या क्या स्टेट का आता है? तो ट्रेड और कॉमर्स भी किस में आता है? स्टेट में आता है। ट्रेड, कॉमर्स हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, इरिगेशन हो गया, सभी किस में आ जाएगा बच्चा? स्टेट लिस्ट में आ जाएगा। फिर आपका क्या बताएं? कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट मतलब जो दोनों की हिस्सेदारी में आता है, जैसे कि फॉरेस्ट, जैसे कि फॉरेस्ट, फिर फॉरेस्ट हो गया, मैरिज हो गया, डाइवोर्स हो गया, सक्सेशन हो गया, एडॉप्टेशन हो गया, ये सब किस में आ जाएगा? शादी करवाना हो, शादी को तलाक दिलवाना हो, बच्चा गोद लेना हो, ये सब सारी चीज़ किस में आ जाएगा? कंकरेंट लिस्ट में। इसमें केंद्र भी है और हाँ, एक महत्वपूर्ण एजुकेशन, एजुकेशन भी किस में है? कंकरेंट। बिहार के भी शिक्षा मंत्री होते हैं और केंद्र में भी, देश के भी शिक्षा मंत्री होते हैं।
तो ऐसी स्थिति में होता क्या है, मान लीजिए कि कंकरेंट लिस्ट में जो है उसमें मान लीजिए कि एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट में आता है। अब हाथ ऐसे करके नहीं, सीधा बैठे बच्चा, नींद आ जाएगा वैसे। एजुकेशन में जो अगर स्टेट और सेंट्रल के बीच में झगड़ा हो गया एजुकेशन को लेकर, तो बात फिर किसका चलेगा, है तो कंकरेंट लिस्ट, लेकिन बात किसका चलेगा, सेंट्रल का चलेगा। कोर्ट ने बात यहाँ पर किसका चलेगा, सेंट्रल का। कंकरेंट लिस्ट में जो अगर किसी चीज़ में डिस्प्यूट हो जाता है तो बात किसका चलेगा, सॉरी सेंट्रल का चलेगा, केंद्र सरकार का चलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये हो गया कंकरेंट लिस्ट। और आज़ादी के बाद बहुत सारा चीज़ आया है जो कि आज़ादी के बाद आया, जो संविधान बन रहा था उस समय था ही नहीं। जैसे उस समय साइबर चीज़ नहीं था, साइबर अटैक था, कंप्यूटर था उस समय। अब साइबर चोरी हो रहा था, उसका कानून तो बनाया नहीं, वो किसके लिस्ट में आएगा, स्टेट की, केंद्र में। अब जैसे उस समय स्पेस वाला कार्यक्रम नहीं था भारत का, स्पेस जैसे इसरो वगैरह भेजता है ना, तो स्पेस का कार्यक्रम नहीं था, तो वो किसके लिस्ट में आएगा, उस समय तो नहीं था। स्पेस हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, साइबर क्राइम हो गया, जो बाद में ऐड हुआ ना उसको हम लोग बोलते हैं रेसिड्यूरी सब्जेक्ट। क्या बोलते हैं, रेसिड्यूरी सब्जेक्ट। और वो किसके हिस्से में चल गया, सेंट्रल के हिस्से में चल गया, जो तय नहीं हुआ। जैसे अभी बाद में अभी आया है AI, अभी रिसेंट में क्या डेवलप हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उस समय नहीं था तो उसमें इसको तय नहीं किया गया, तो AI अब किस में ऐड हो जाएगा, रेसिड्यूरी सब्जेक्ट में ऐड हो जाएगा, और ये किस में चल जाएगा बच्चा, सेंट्रल गवर्नमेंट की हिस्सेदारी में चल जाएगा। तो एक हो गया यूनियन लिस्ट, एक हो गया स्टेट लिस्ट, एक हो गया कंकरेंट लिस्ट, एक हो गया रेसिड्यूरी सब्जेक्ट। एनी डाउट। तो ये भारत को हम लोग सेकंड में क्या ऑप्शन देखें कि भारत को फेडरल कंट्री हम लोग क्यों कहेंगे, क्योंकि ये सेकंड क्राइटेरिया को भी फॉलो करता है। और सेकंड क्राइटेरिया क्या कहता है कि स्पेशल जो अलग अलग डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट है उसका अलग अलग पावर होता है। तो हम लोग देखिए कि सेंट्रल का पावर क्या कहते हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट के पावर को क्या कहते हैं, स्टेट लिस्ट, दोनों जो म्यूचुअल पावर होता है उसको क्या कहते हैं, कंकरेंट लिस्ट, बाद में जो तय नहीं किया गया है उसको क्या कहते हैं, रेसिड्यूरी सब्जेक्ट। एनी मोर डाउट यहाँ तक। अब तीसरा क्राइटेरिया क्या था बताइए, तीसरा क्राइटेरिया क्या था, तीसरा फीचर्स क्या था, गवर्नमेंट को संविधान देता है। स्टेट के पास क्या पावर होगा और सेंटर के पास क्या पावर होगा, वो कौन देता है, संविधान देता है। और क्योंकि संविधान देता है तो वो क्या हो जाता है, गारंटी। और क्यों इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं, तो इंडिया एक कैसा चीज़ है बच्चा, होल्डिंग टुगेदर। कैसा है, होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म है। इसमें हम आपको बताए थे कि जितना सारा जो स्टेट है उसके पास पावर क्या होगा, अब तय कौन किया है, तो छीन भी कोई नहीं सकता है क्योंकि संविधान तय किया है। अब देखिए तो यहाँ पर बताया गया है क्योंकि भारत एक होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, इसलिए भारत का जो स्टेट है वो सभी के पास इक्वल पावर नहीं है। भारत में है इक्वल पावर, तीसरा क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है। तीसरा क्राइटेरिया में हम बताया था ना कि होल्डिंग टुगेदर में सारे स्टेट के पास इक्वल पावर नहीं होता है, तो भारत का तीसरा क्राइटेरिया भी देखिए फॉलो कर रहा है कि सारा स्टेट के पास इक्वल पावर नहीं है। कुछ स्पेशल स्टेटस वाले हैं, जैसे कि आसाम। कौन स्पेशल स्टेटस है बच्चा, बताए थे 7 सिस्टर, आसाम हो गया, नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया और त्रिपुरा हो गया और मेघालय। 7 सिस्टर सिंपल सा, जो भी 7 राज्य है। पहले जम्मू कश्मीर भी था लेकिन अब खत्म हो गया। तो ये जो 7 सिस्टर जिसको क्या मिला हुआ है, स्पेशल स्टेटस, तो ये भी क्राइटेरिया किसका फॉलो कर रहा है, फेडरलिज्म का कर रहा है ना। होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म का क्राइटेरिया भारत फॉलो कर रहा है ना। होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म में क्या क्राइटेरिया था कि सभी स्टेट का इक्वल पावर नहीं होगा। यहाँ पर भी दिख रहा है कि इसको सारे स्टेट को क्या मिला हुआ है, स्पेशल पावर मिला हुआ है। और ये सब जो पावर मिला गया है बच्चा, इसमें एक ध्यान से देखिएगा, इसमें कौन सा आर्टिकल से मिला हुआ है, आर्टिकल 371। कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 371। ध्यान दीजिएगा कि आर्टिकल 371 इन सभी राज्यों को स्पेशल स्टेटस देता है। ठीक है, हम आपको बताएं स्पेशल पावर क्या होता है। उसका जो लैंड है वो कोई खरीद नहीं सकता,
उसका जो कल्चर है ताकि वो बचा सके वो, इसलिए उसका स्पेशल पावर है। वहाँ के सरकारी जॉब में कोई बाहरी के लोग नहीं जा सकता ताकि वहाँ के लोगों को जो रोज़गार मिल सके। ठीक है, वहाँ पे कोई परमानेंट रेसिडेंट नहीं बना सकता, जैसे कि बताएं हम, कोई ज़मीन खरीद के आप परमानेंट रेसिडेंट नहीं बना सकते, स्पेशल स्टेटस है क्योंकि। अब देखिए भारत के कुछ और क्षेत्र हैं जिनको भी स्पेशल पावर मिला हुआ है, जैसे कि चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दिल्ली, ये सब क्या है बच्चा, यूनियन टेरिटरी है। दिल्ली हो गया, कितना यूनियन टेरिटरी है, 9 यूनियन टेरिटरी है। ये सब सभी को क्या मिला हुआ है, स्पेशल पावर है ना। ये स्टेट में नहीं काउंट होता है, पार्ट तो है भारत का लेकिन स्टेट में काउंट नहीं होता, क्योंकि ये होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म भारत प्रैक्टिस करता है। और सारे जो इसके स्टेट हैं सभी को इक्वल पावर नहीं है। तो यूनियन टेरिटरी मतलब क्या, सीधे इसका शासन किससे होगा बच्चा, प्रेसिडेंट से होगा, सेंट्रल से होगा। सेंट्रल किससे करवाएगा, प्रेसिडेंट से। और प्रेसिडेंट किससे करवाएंगे, राज्यपाल से। ठीक है, किससे करवाते हैं, राज्यपाल से। यूनियन टेरिटरीज है। ये समझ में आ गया। तो ये तीसरा क्राइटेरिया क्या फॉलो हुआ, समझ में आया। अब पहले बताइए हमको, अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि इंडिया को फेडरल कंट्री क्यों बोलेंगे, इंडिया व्हाट मेक इंडिया एक फेडरल कंट्री। तो इंडिया को फेडरल कंट्री क्यों बोल रहे हैं बच्चा, क्योंकि ऐसे तो वो फेडरल वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया है। किस वर्ड का इस्तेमाल किया है, यूनियन ऑफ स्टेट का इस्तेमाल किया है, लेकिन सारा क्राइटेरिया किसका फॉलो कर रहा है, फेडरल कंट्री का। जान सी किसका क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है बच्चा, फेडरल कंट्री का ही फॉलो कर रहा है क्राइटेरिया। ठीक है, अभी कैमरा के सामने ही बुलवाएंगे सबको, टेंशन मत लीजिए, सवाल करेंगे 1 बाय 1 सबको यहाँ पर मौका मिलेगा। और उसका एक स्टूडेंट का इंडिविजुअल हम कट करके डालेंगे, एक इंडिविजुअल का शॉर्ट्स में। और इसलिए ध्यानपूर्वक सुनिएगा, सवाल करेंगे भाई, अब आपको जवाब देना होगा। चलिए अभी हम लोग देखिए, तो व्हाट मेक इंडिया फेडरल कंट्री के लिए हम लोग 3 चीज़ पढ़ चुके। पहला फीचर्स क्या था, देख रहे थे 7 फीचर्स क्या क्या भारत में मैच करता है। तो हम लोग देखे कि 2 एंड मोर देन 2 लेवल गवर्नमेंट भी मैच कर गया भारत में है, सेंट्रल, स्टेट और तीसरा टायर का गवर्नमेंट भी हो गया, पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़। जो सेकंड फीचर्स था कि डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट के पास स्पेसिफिक पावर होता है, तो वो भी हम लोग देख लिए कि डिफरेंट लेवल के पास स्पेसिफिक पावर होता है। सेंटर के पास यूनियन लिस्ट, स्टेट के पास सेंट्रल लिस्ट, दोनों के पास जो पावर है कंकरेंट लिस्ट, जो बाद में आया स्टडी सब्जेक्ट। तीनों को हम लोग देखे अभी, चारों को हम लोग देखे अभी। तीसरा अभी हम लोग देखे क्या, थर्ड क्या देखे कि होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म है, वहाँ पर सभी स्टेट को इक्वल पावर नहीं होता। तो हम लोग देखे कि जो 7 सिस्टर है हमारा, उसको आर्टिकल 371 के तहत स्पेशल स्टेटस है। स्पेशल स्टेटस में उसको क्या मिला है, वहाँ पर कोई जॉब नहीं कर सकता, वहाँ पर कोई परमानेंट रेसिडेंस नहीं है, लैंड नहीं खरीद सकता, परमानेंट रेसिडेंट नहीं बना सकता, ये सब चीज़ें हैं। वहाँ के कल्चर को ताकि डिस्टर्ब ना हो, तो ये भी मैच कर गया। इसलिए हम इंडिया को हम लोग क्या बोल सकते हैं, फेडरल कंट्री बोल सकते हैं। ये 3 चीज़ समझ में आ गया। उसके बाद जो चौथा चीज़ है, जैसे कि बताए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चौथा चीज़ जो बहुत है ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि बताए थे कि फंडामेंटल प्रोविज़न, कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल प्रोविज़न को कोई चेंज नहीं कर सकता। कोई नहीं, सिर्फ अकेले सेंट्रल एक लेवल का गवर्नमेंट नहीं कर सकता। चेंज हो सकता है लेकिन कोई सिंगल गवर्नमेंट चेंज नहीं कर सकता। तो कैसे चेंज हो सकता है, तो इसके लिए पार्लियामेंट को 2/3 मेजोरिटी चाहिए। कितना चाहिए बच्चा, 2/3 मेजोरिटी। अब पार्लियामेंट मतलब क्या, दोनों, लोकसभा में भी 2/3 चाहिए और राज्यसभा में भी चाहिए, 2/3 मेजोरिटी चाहिए। ऐसे क्या होता है, दूसरा जो नॉर्मल जो होता है किसी चीज़ को पास करने के लिए, कोई बिल पास करवाने के लिए, कानून पास करवाने के लिए बहुमत चाहिए होता है, 272। कितना चाहिए होता है, 272 है तो कोई बिल पास हो जाएगा। ठीक है, 272 कोई संख्या है तो वो बिल क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। लेकिन जो अगर फंडामेंटल प्रोविज़न की बात होगा तो 272 से बात नहीं बनेगा। उसके लिए कितना मेजोरिटी चाहिए, दोनों हाउस में, लोकसभा में भी और राज्यसभा में 2/3 मेजोरिटी चाहिए। सिर्फ इससे भी नहीं होगा, इसके अलावा भी चाहिए आपको। इसमें लिस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट के लेजिस्लेचर से, जैसे कि 28 स्टेट है, कितना है
तो कम से कम आधा स्टेट मतलब 14 स्टेट के लेजिस्लेचर से, जो 14 स्टेट का जो लेजिस्लेचर है, विधानसभा जो है, वहाँ से भी पास होना चाहिए। ठीक है, मतलब 2/3 मेजोरिटी लोकसभा राज्यसभा और 14 स्टेट के लेजिस्लेचर में भी क्या होना चाहिए, वो बिल पास होना चाहिए। और तब जाके फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव, फंडामेंटल प्रोविजन में बदलाव हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। बस समझ में आया। अब जैसे कि एक डिमांड है, मान लीजिए कि भारत को हिंदू राष्ट्र, भारत को क्या कन्वर्ट कर दिया जाए, इंडिया को एक हिंदू राष्ट्र। एक डिमांड है ना बहुत सारे लोगों का, हम लोग का भी उसमें शामिल है कि भारत को हिंदू राष्ट्र शामिल किया जाना चाहिए, ऑन कैमरा बोलते हैं, ठीक है ना, कि हिंदू राष्ट्र में शामिल करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए भाई? जहाँ मुस्लिम आबादी है 50 से 58 देश हैं जो एज ए इस्लामिक कंट्री हैं, जहाँ क्रिश्चियन आबादी है वो क्रिश्चियन कंट्री है, यहाँ पर भाई हिंदू आबादी है तो एक तो रहे, है कि नहीं? आप लोग का क्या मत है, आप लोगों का क्या सोच है? क्योंकि अभी भारत क्या है, सेकुलर कंट्री। तो ये जो सेकुलर वर्ड भी है ना, सेकुलर वर्ड भी है, ये स्टार्टिंग में जब भारत आज़ाद हुआ था, संविधान बना था, तो सेकुलर वर्ड नहीं था, ये संशोधन करके लाया गया। जब 42वां संशोधन हुआ, 42nd अमेंडमेंट हुआ ना, तब जाकर सेकुलर वर्ड को ऐड किया गया। और क्योंकि उसमें शासन था कांग्रेस का, किसका शासन था? और क्योंकि कांग्रेस के पास लोकसभा उस समय राज्यसभा दोनों में 2/3 मेजोरिटी था, और आधा राज्य में भी किसका था, कांग्रेस का शासन था, तो वो ये सारा क्राइटेरिया फॉलो करता था। तो एक वर्ड लगा दिया भारत में, क्या, सेकुलर। अब भारत को अब हिंदू राष्ट्र करना होगा तो यही क्राइटेरिया को फॉलो करना होगा, तब जाके कोई हम लोग फंडामेंटल प्रोविजन बदल सकते हैं। तो चौथा चीज़ भी फॉलो किया ना भारत, इसलिए भारत को हम लोग क्या बोलेंगे, फेडरल कंट्री। फेडरल वर्ड इस्तेमाल नहीं किया है, यूनियन ऑफ स्टेट ही इस्तेमाल किया है, लेकिन सारा क्राइटेरिया किसका फॉलो कर रहा है बच्चा, फेडरलिज्म का। चौथा ये हो गया। ऐसे करके हम लोग एक एक करके अभी सारा देखेंगे। चौथा हो गया है जैसा कि बताए थे कि केंद्र और स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाएगा तो फैसला कौन करेगा, कोर्ट करेगा। इंडिया में भी वैसा ही होता है, कोई प्रकार का जो अगर डिस्प्यूट हो जाता है तो उसका या तो सबसे पहले हाई कोर्ट करता है, और हाई कोर्ट से मामला ऊपर जाता है तो सुप्रीम कोर्ट करता है। तो ये भी क्राइटेरिया कौन फॉलो किया बच्चा, किसका फॉलो किया, फेडरलिज्म का ही फॉलो हुआ। इसलिए हम लोग भारत को क्या बोल सकते हैं, फेडरल कंट्री बोल सकते हैं। और उसके बाद हम आपको क्या बताए थे छठा में, दोनों सबका टैक्स का रेवेन्यू सिस्टम क्या होता है, अलग अलग होता है। तो स्टेट का भी रेवेन्यू सिस्टम भारत में अलग है और केंद्र का भी रेवेन्यू सिस्टम अलग है। तो ये भी क्राइटेरिया क्या फॉलो किया, फेडरलिज्म वाला। सारे क्राइटेरिया से हम आप कह सकते हैं कि भारत क्या है, एक फेडरल कंट्री है। ये पूरा पैराग्राफ